उत्तराखंड के धारचूला से खबर आ रही है। यहां पर बादल फट गया है। बादल फटने की वजह से पहाड़ से सड़क पर आ गया मलबा। बादल फटने से तबाही की आशंका है। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से बादल फटने के बाद इस वक्त हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तबाही की आशंका जताई गई है। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे पहाड़ दरक रहे हैं और बादल फटने की वजह से पूरा मलबा सड़कों पर आ गया है। उत्तराखंड के धारचूला की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। बादल फटने के बाद जो तबाही मची है वो तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। इधर देहरादून में तमसा नदी उफान पर है। टपकेश्वर महादेव मंदिर सहित शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। तेज रफ्तार से बहते पानी की तस्वीर उत्तराखंड के देहरादून की है, जहां पहाड़ों पर जारी मूसलाधार बारिश का असर दिख रहा है। तमसा नदी तेज बारिश के कारण उफान पर है। पिछले कई घंटों से बारिश का दौर जारी है। देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास तमसा नदी का पानी भर गया है, जिसके चलते श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की चेतावनी के चलते स्कूलों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। शहर के कई इलाकों में जल भराव बना हुआ है। पानी भरने की वजह से कई इलाकों में लोग फंसे नजर आ रहे हैं। गढ़वाल रीजन के देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार और कुमाऊं रीजन में नैनीताल और बागेश्वर में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। सरकार ने आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रहने के दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज बारिश से लैंडस्लाइड होने से गुलाब घाटी के पास सड़क पर मलबा गिर गया। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। वहीं हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी की है, जहां गुलाब घाटी के पास मूसलाधार बारिश से पहाड़ का मलबा रास्ते पर गिर गया, जिससे कई बड़े पत्थर तेजी से नीचे गिरे। पत्थरों से नीचे खड़ी कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के समय सड़क पर पर्यटकों से भरी गाड़ियां मौजूद थी। राहत की बात ये रही कि समय रहते कुछ कारों से सवारियों को बाहर निकाल लिया गया था, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। गौला बैराज का जलस्तर फिलहाल 11,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। कैचमेंट एरिया में अगर और बारिश होगी तो बैराज का जलस्तर और बढ़ने की संभावना है। ऐसे में मैदानी क्षेत्रों में प्रशासन की टीम पूरी तरह से अलर्ट पर है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकले और नदी नालों के पास न जाएं। परेशानी होने पर तुरंत प्रशासन को सूचित करें। हरिद्वार में भी गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। और वहीं यूपी के प्रयागराज की बात करें तो यहां पर गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। निचले इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। राहत टीमें रेस्क्यू अभियान चला रही है। आप देखिए हालात। वीडियो यूपी के प्रयागराज का है, जहां गंगा और यमुना नदी में आई बाढ़ लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। कई इलाकों में हालात बहुत खराब हैं। किला घाट से झूसी तक सब बाढ़ में डूब गया है। गंगा के तराई वाले इलाके बेला, कछार, राजापुर, तेलियरगंज, सुनौटी, बघाड़ा सब गंगा की बाढ़ की चपेट में है। गंगा यमुना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर पहुंच गया है। जिले में 100 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें 49 नगरीय क्षेत्र के मोहल्ले भी शामिल हैं। शहर के कई इलाकों में पानी घर के ग्राउंड फ्लोर को डुबा चुका है और इसके चलते लोग घरों में कैद है। निचले इलाकों में लोग पहली मंजिल की छतों पर रह रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम कई घरों से लोगों को रेस्क्यू कर रही है। राहत और बचाव दल की टीम कई इलाकों में खाना और पीने का पानी पहुंचा रही है। प्रयागराज में गंगा के तट के पास के सैकड़ों मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। करजन पुल और शंकर घाट के आसपास के कई मकान पूरी तरह से डूब गए हैं। इनमें रहने वाले लोग सुरक्षित ठिकानों पर चले गए हैं। आईएमडी ने अगले 48 घंटे तक तेज बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। और प्रयागराज में गंगा यमुना का जल स्तर बढ़ने से हालात काफी ज्यादा खराब हो गए हैं। आइए देखते हैं टीवी 9 संवाददाता मनीष वर्मा की एक ग्राउंड रिपोर्ट। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां अपने उफान पर है, जिसके चलते पूरा प्रयागराज अब बाढ़ की चपेट में आ चुका है। हमारी मौजूदगी इस वक्त छोटा बगाड़ा इलाके में आप देख सकते हैं। यहाँ जो मकान है
आप उसमें देख सकते हो पूरे तरीके से पानी में डूब चुका है। तो पहली मंजिल तक का जो मकान है पूरी तरीके तक पानी में समा चुका है। लोग या तो छतों पर डेरा डाले हुए हैं या तो वो राहत कैंप पर जा चुके हैं। और इसी में आप देख सकते कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए राहत सामग्री उनको वितरण कर रहे हैं। जो रोजमर्रा की चीज है, ब्रेड है, दूध है, फल है, वो इस बाढ़ क्षेत्र में लोगों को बांटा जा रहा है ताकि इनको किसी तरीके की राहत थोड़ी बहुत मिल सके। आप ये नज़ारा देख सकते हैं, ये छोटा बगाड़ा का है, प्रयागराज का। ये लोग हैं तमाम जो घरों में अब कैद होकर रह गए हैं। एक मंजिल तक इनका पानी पूरी तरीके से वो डूब चुका है मकान इनका। लोग छतों पर हैं और लगातार ये स्थिति और यहाँ पर प्रयागराज में बनी हुई है। और बाढ़ का जो पानी है वो लगातार गंगा और यमुना का बढ़ रहा है। प्रयागराज में अपने घरों में फंसे लोगों से बात की हमारे संवाददाता मनीष वर्मा ने। क्या कुछ कहा लोगों ने, आपको सुनवाते हैं। भाई साहब बताएं कि कितने दिनों से ये हालात और कैसे कितने दिन से घर में कैद है? 3 दिन हो गया है, पानी आया हमारे घर में और अभी तो हम फिलहाल यहाँ सामान लेने आए हैं। अच्छा, और सारे लोग होंगे, वो कहाँ गए आपके परिवार के लोग? एनी बेसन में है इस समय। एनी बेसन में है। लगभग कितना पानी बढ़ा होगा ये? लगभग यहाँ तो 9 फीट पानी है कमरे के अंदर। 9 फीट पानी है, बाकी और बाहर। कमरे के अंदर भी पानी पहुँच चुका है? हाँ, 9 फीट तक अंदर कमरे है। बहुत परेशानियां हैं सर जी। आज कई साल से हम लोग यहाँ मकान बनाए और कहे कि बांध बन रहा है, बांध बनाने के आधार पर हम लोग मकानों का निर्माण कर दिए। और कई बार पैसे भी पास हुए, पता लगे कि टेंडर पड़ गया है, इसलिए हम लोग मकान बना लिए, लेकिन आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरे तल्ले पानी चढ़ गया है, अब हम छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करें। किस तरीके से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है बाढ़ में? सर बहुत सर मुसीबत तो बहुत है। पहली बात तो खाने पीने की चीजें नहीं मिल पा रही हैं। अचानक से बाढ़ आई सर हम लोगों के लिए, तो खाने पीने की चीजें नहीं थी। और अब बात वाराणसी की करेंगे, जहां नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ दिख रहा है। गंगा और वरुणा नदी में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। शमशान घाट से लेकर आरती स्थल तक सब कुछ पानी में समा चुके हैं। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है और लोग परेशान हैं। ड्रोन तस्वीरें वाराणसी के हालात दिखाने के लिए काफी हैं। लगातार बारिश के कारण गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वाराणसी में भी गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुके हैं। नदी का जलस्तर इतना तेजी से बढ़ रहा है कि जलस्तर बढ़ने का रिकॉर्ड टूटने की कगार पर आ चुका है। काशी के सारे घाटों का गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। घाट के आसपास के घर और दुकानों पर संकट का बादल मंडरा रहा है। सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है, जिससे आवाजाही ठप हो गई है। शहर के कई इलाकों में लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। नक्की घाट के पास कई इलाकों के घरों में पानी घुस चुका है। वरुणा नदी भी उफान पर है। वरुणा नदी के किनारे की दर्जनों बस्तियों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वरुणा कॉरिडोर सहित आसपास के इलाके जलमग्न हो चुके हैं। यूपी के ज्यादातर हिस्सों में मूसलाधार बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने 44 जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। गोंडा, बहराइच, सीतापुर, बाराबंकी में हालात गंभीर हैं। इसे देखते हुए लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली समेत कई जिलों में स्कूल 12वीं तक बंद कर दिए गए। और वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में भी बाढ़ से हालात काफी बेहाल हैं। लगातार बारिश के बाद शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। वहीं सहारनपुर से भी सैलाब के बीच लोगों की लापरवाही की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं। आप देखिए। वीडियो यूपी के लखीमपुर खीरी का है, जहां बाढ़ से हालात बेहाल है। यहाँ लगातार बारिश से शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ के चलते बझेड़ा बांध टूट गया है, जिससे बाढ़ का पानी गाँव में घुस गया है। बांध को गोला तहसील के गाँव को बचाने के लिए बनाया गया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि करोड़ों की लागत से बना बांध 1 साल की कटान भी नहीं रोक पाया। क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत का काम किया जा रहा है। सिंचाई विभाग बझेड़ा बांध पर लगातार काम कर रहा है। नदी में रस्सी से पेड़ बांधकर शारदा नदी के किनारे पेड़ डालकर कटान रोकने का प्रयास किया जा रहा है। सहारनपुर के जिले में कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। आसपास के गाँव के संपर्क मार्ग पानी में डूब चुके हैं। इससे गाँव का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। लोगों के मुताबिक अगर जल्द बारिश नहीं थमी तो नदी का पानी गांव और घरों में घुसने लगेगा। सैलाब के बीच लोगों की लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आई। तेज बहाव में जान की परवाह किए बगैर लोग सैलाब को पार करने की कोशिश करते दिखे। तेज बहाव में एक बाइक सवार ने पानी को पार करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से उसकी जान बच गई। और यूपी के झांसी में बाढ़ के तेज बहाव में एक युवक बह गया, जिसे गांव वालों ने बचाया। जबकि चित्रकूट में पुल के पास रोड धंसने से बड़ा गड्ढा बन गया, जिससे लोगों के आने जाने में परेशानी हो रही।
यूपी में झांसी के बांध पानी से लबालब हो गए हैं। पानी छोड़ने से नदियां उफान पर हैं। वही एक युवक नदी पार करते समय पानी के तेज बहाव में बह गया। युवक अपनी बाइक के साथ नदी पार करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक पानी में संतुलन बिगड़ने से वो बाइक समेत बहने लगा और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए युवक की जान बचा ली। यहाँ बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है। कई घर क्षतिग्रस्त होकर गिर चुके हैं। लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के मौसम में ऐसे ही हालात रहते हैं। कई बार गुहार लगाने के बावजूद सुनवाई नहीं होती है। चित्रकूट जिले में मानसून ने एक बार फिर आफत बनकर दस्तक दी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लोकल नदी नाले उफान में आ गए हैं। बारिश के चलते 50 गांवों को जोड़ने वाली सड़क बुरी तरह से धराशायी हो गई। लोगों का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क को बनाया था। जिले में लगातार कई पुलों की पास के रास्ते बहने से भी हड़कंप मचा है। और बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर में कई इलाके टापू बन चुके हैं। इमरजेंसी के लिए नाव चलाई गई है। इस दौरान एक महिला की मौत हो गई है, जिसका अंतिम संस्कार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। देखिए पश्चिम बंगाल की फ्लड रिपोर्ट। सड़कें समंदर बन गई हैं। पूरा इलाका टापू बन गया है। जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थी वहां पर अब नाव चलाने की नौबत आ गई है। जहां भी नजर जाती है बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ के चलते गांव तालाब बन गए हैं। हर तरफ हाहाकार मचा है। सड़कों पर मुश्किलों का सैलाब आ गया है। गलियां भी पानी से लबालब भरी हैं। ये वेस्ट बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर का दृश्य है। दूर दूर तक सिर्फ जल प्रलय का ही मंजर दिखाई दे रहा है। पश्चिम मेदिनीपुर के इन गांव के लोग इस जल तांडव से सहमे हुए हैं, क्योंकि बाढ़ ने उनकी जिंदगी को ठप कर दिया है। गांव के गांव टापू बन गए हैं। घर तालाब बन गए हैं। नाव के जरिए लोग अपने घरों से सामान सुरक्षित जगहों पर ले जाते नजर आ सकते हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए। पश्चिम मेदिनीपुर के घाटल नगर पालिका की मनसा चौधरी का निधन हो गया। ये इस वार्ड के दिवंगत पार्षद कनाई लाल चौधरी की पत्नी थी। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक एक नाव पर रखकर काफी दूर तक ले जाया गया। इस दौरान एक शख्स नाव के पीछे तैरता हुआ दिखाई दिया और कुछ लोग आगे एक छोटी नाव में बैठे हुए थे। तो वहीं बिहार में भी मानसून का प्रचंड रूप दिख रहा है। पटना समेत कई जिलों में भारी बारिश से जलमग्न हो चुके हैं शहर। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। देखिए वीडियो बिहार की राजधानी पटना का है। यहां भी गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। लगातार बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कृष्णा घाट और गांधी घाट सहित कई घाट जलमग्न हो गए हैं। गांधी घाट का जलस्तर खतरे के निशान के करीब 50 सेंटीमीटर ज्यादा है। नदी के बढ़ते जलस्तर ने बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। शहर के प्रमुख इलाके पटना जंक्शन, पाटलिपुत्र स्टेशन, गांधी मैदान, मोइनुल हक स्टेडियम समेत कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थम गई है और लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। नालों के ऊपर से पानी बह रहा है। गंगा नदी का जलस्तर अगले 24 घंटे में और बढ़ने की आशंका है। सोन नदी कोइलवर इलाके में 3 मीटर खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। पुनपुन नदी भी खतरे के निशान से कई सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। राजधानी के शहरी इलाकों में जलजमाव के हालात हैं, तो ग्रामीण इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। इधर बिहार में 422 करोड़ के फ्लाईओवर की पोल खुल गई। बारिश के बाद राजधानी में बना नया डबल डेकर फ्लाईओवर धंस गया। आप देखिए यह तस्वीर पटना की उस डबल डेकर फ्लाईओवर की है, जिसे 422 करोड़ की लागत से बनाया गया, लेकिन 53 दिन में ही इसकी हकीकत सामने आ गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे डबल डेकर फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धूमधाम के साथ इसका उद्घाटन 11 जून 2025 को किया था। इस पुल का उद्देश्य था पटना के व्यस्त इलाकों जैसे कि पीएमसीएच, साइंस कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी में ट्रैफिक जाम से निजात दिलाना, लेकिन 2 महीने के अंदर ही इस पुल के निर्माण पर सवाल उठने लगे। पटना का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, जिसका उद्घाटन अभी करीब 2 महीने पहले ही सीएम नीतीश कुमार और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के द्वारा किया गया है। 2 मंथ में ही इसमें गड्ढे नजर आने लगे। हालांकि प्रशासन द्वारा आनन फानन में इसका मरम्मत किया गया है और चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। फ्लाईओवर पर गड्ढे की तस्वीरें देखकर आम लोग और स्थानीय नागरिक बेहद हैरान है और नाराज भी। पहली ही बारिश में पुल का एक हिस्सा धंस जाना राज्य सरकार और निर्माण एजेंसियों की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगा रहा है। जनता ये सवाल पूछ रही है कि बिहार में क्यों पुल गिर रहे हैं।
और बिहार के जमुई में एक पुल देखते ही देखते ढह गया। इस पुल के टूटने से लोगों के आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया। पानी प्रचंड वेग से बह रहा है और इस बहाव के आगे छोटा पुल ठहर नहीं सका। जल प्रवाह से यह छोटा पुल देखते ही देखते पानी में समा गया। इन तस्वीरों को देख, पहले इस पुल का छोटा हिस्सा टूटा और फिर पूरा पुल दरकने लगा और टुकड़े टूट टूट कर नदी में गिरने लगे। पुल के बहने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जमुई में बीते 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने नदी नाले उफान पर है और उसका नतीजा ये है कि पुल टूट गया, पल भर में बिखर गया। इस पुल का मलबा किश्तों में सैलाब में बहता चला गया। इस पुलिया के बहने से घनश्याम मंदिर जाने का रास्ता बंद हो गया। इससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन से वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की मांग की है। पूरे इलाके में मुश्किलों का सैलाब आया हुआ है। बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार पुल गिरने की खबरें आ रही हैं। कहीं पुल बनने के बाद तो कहीं निर्माणहीन पुल ढह रहे हैं। जनता की गाड़ी कमाई पानी में बह रही है। यही वजह है कि पुल गिरने की इन घटनाओं को लोगों ने नाराजगी जाहिर की। बिहार में पुल क्यों गिर रहे हैं, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। बिहार के बेतिया में तेज बारिश से हाल बेहाल है। कई इलाकों में जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। वैशाली में भी जल जमाव से कई रास्ते डूब गए। वीडियो बिहार के बेतिया का है, जहां हो रही लगातार बारिश ने शहर की रफ्तार को रोक दिया है। शहर के ज्यादातर हिस्सों जल जमाव की गंभीर हालात बने हुए हैं। मेन रोड से लेकर गली मोहल्लों तक पानी भर गया है। कमलनाथ नगर इलाके में एक युवक जल भराव की वजह से हादसे का शिकार हो गया और बाइक समेत खुले नाले में गिर गया। गनीमत रही कि आसपास के लोगों ने समय रहते उसे बाहर निकाल लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हादसे की वजह से पूरे बेतिया की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है। लोगों का आरोप है कि थोड़ी बारिश ने निगम के दावों की पोल खोल दी है। लोगों का कहना है कि करोड़ों की योजनाएं केवल कागजों पर चल रही हैं। वैशाली में भी बारिश ने इस कदर कहर मचाया कि रास्ते पूरे तरह पानी में डूबे दिख रहे हैं। गली मोहल्लों में जल जमाव हो गया, जिससे जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। लोगों की घरों दुकानों में पानी भर गया। सड़कें, मंदिर सब पानी में डूबे दिख रहे हैं। हल्की बारिश में भरे पानी ने नगर परिषद द्वारा दावों की हकीकत को सामने ला दिया है। बारिश के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। और वहीं कुदरत के क्रोध का कोलंबिया भी शिकार हुआ है। कोलंबिया के सैन फर्नांडो में जल प्रहार से एक बाइक सवार की जान खतरे में आ गई। तो रूस में भी कई इलाकों में जल प्रलय जैसा मंजर दिखाई दिया। देखिए 2 मुल्कों की फ्लड रिपोर्ट। कोलंबिया के सैन फर्नांडो में बाढ़ से मचे हाहाकार की तस्वीरें आपके सामने हैं। तेज बहाव में हिलोरे मारता बाढ़ का पानी, चारों तरफ पानी ही पानी और भीषण बाढ़ से चारों तरफ मचा हाहाकार। बेकाबू रफ्तार सैलाब और इस जल प्रहार में तेजी के साथ बहती बाइक और बाइक के पीछे तेजी से बहता बाइक सवार। भीषण बाढ़ के बीच ये शख्स अपनी बाइक के साथ बहता चला गया। गनीमत यह है कि बाइक सवार की जान बच गई, लेकिन बाइक का कोई अता पता नहीं है। अथाह पानी के बीच बाइक की जल समाधि बेहद खौफनाक है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जान जोखिम में डालकर बाइक सवार सैलाब पार कर रहा था, लेकिन पानी का तेज बहाव जान की फिक्र किए बिना बाइक सवार को सैलाब पार करना महंगा पड़ गया। तेज बारिश से मचे कोहराम की ये तस्वीरें रूस के क्रास्नोदार की है। हर जगह पानी है, क्या सड़क, क्या गली, क्या चौराहे, यहाँ तो घर में भी दरिया है। इस जल प्रलय ने इंसानों के होश उड़ा दिए हैं। अब रूस की इन तस्वीरों को देखिए, सड़कें पानी से लबालब भरी हैं। सैलाब यहाँ इंसानी वजूद को चुनौती दे रहा है। और वहीं दुनिया भर में सैलाबी सितम थमने का नाम नहीं ले रहा। कुदरत के रौद्र रूप से चीन में भी जिंदगी हलकान है, तो दक्षिण कोरिया और इटली में भी बाढ़ से भीषण तबाही मची हुई है। आप देखिए 3 देशों में बाढ़ से हुई तबाही का अपडेट क्या है। सड़क पर दानव रूपी सैलाब उमड़ा है। भारी भरकम गाड़ी खिलौने की तरह तैर रही है। जल प्रलय की ये तस्वीरें चीन के शिझाई की है। सैलाब की ताकत क्या होती है, ये उसकी जीती जागती तस्वीर है। मटमैला पानी बेहद तेज रफ्तार से होते हुए मकानों के बीच से बह रहा है, जिसमें कार भी बहती जा रही है। पूरी गली मानो नदी में तब्दील हो गई। चीन के कई राज्य बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। 10 से ज्यादा शहर बाढ़ से वाटर सिटी बन चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अब दक्षिण कोरिया की ये तस्वीर देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी है। पानी का कहीं कोई और छोर नहीं है। हाल ही में आए तूफानों और भारी बारिश के कारण नदियां और जलाशय उफान पर हैं। जल प्रहार का ये वीडियो इटली के एंकोना का है।
चलती कार अचानक नदी में जा गिरी। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। और बिहार के रोहतास में हुआ भीषण सड़क हादसा सवाल उठा रहा है। यहां एक तेज रफ्तार गाड़ी ने 4 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। अब हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। गाड़ी की बेकाबू रफ्तार, सड़क पर चली महिला हुई हादसे का शिकार। टक्कर के बाद कई फीट ऊपर उछली। राहगीर महिला तस्वीरें विचलित करने वाली है। सड़क पर चलते वक्त सावधान रहे। बिहार के रोहतास में बेकाबू रफ्तार गाड़ी ने सड़क किनारे से जा रही इस महिला और पुलिया की रेलिंग पर बैठे 3 लोगों को उड़ा दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए। हादसा इतना भीषण था कि 47 वर्षीय इंदु देवी ने मौके पर दम तोड़ दिया। ये खौफनाक मंजर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। एक बार फिर देखिए इस भीषण सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरों को। आंधी की तरह आई इस गाड़ी ने महिला को उड़ाते हुए 2 पहिया खड़ी कर पुलिया पर बैठे लोगों को कुचल दिया। इस गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि इनमें से किसी को संभलने या हटने तक का मौका नहीं मिला। इधर मथुरा के शेरगढ़ में हुए सड़क हादसे का अब वीडियो सामने आया है। तस्वीरों से इस हादसे से जुड़े कई राज बेपर्दा हुए हैं। देखिए पूरी खबर। यूपी के मथुरा में हुए सड़क हादसे का यह वीडियो 25 जुलाई का है। देखिए कैसे अचानक रॉन्ग साइड से गाड़ी मारने की कोशिश भारी पड़ गई। इस गाड़ी से बाइक सवार की टक्कर हो जाती। टक्कर के बाद बाइक पर सवार 2 लोग हवा में उछलकर सड़क पर गिर जाते हैं। एक शख्स गाड़ी के बोनेट पर गिरने के बाद सड़क पर गिरता है, जबकि दूसरा शख्स बोलेरो की छत को पार करता हुआ सड़क पर गिरता है। इसके बाद बोलेरो बाइक सवार की मदद करने के लिए बाहर नहीं निकलता है। इस सड़क हादसे को देख आसपास के लोग दौड़ते हैं। एक शख्स गाड़ी वाले को रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन बोलेरो वाला गाड़ी को पीछे कर मौके से भाग निकलता है। इस हादसे में राहत की बात यह रही कि बाइक सवार को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई और एक बड़ी अनहोनी टल गई। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक तेज रफ्तार गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी। सामने से एक बाइक सवार अपनी दिशा से सीधी सड़क पर चलता जा रहा था। अचानक बोलेरो ने उसे सीधे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक बोलेरो की छत के ऊपर जा गिरा और उछलता हुआ काफी दूर जाकर सड़क पर गिरा। बढ़ते आगे, ऑपरेशन महादेव में मारे गए 3 आतंकी पाकिस्तानी निकले। एक सबूत ने पहलगाम के हमलावरों की पूरी कुंडली खोलकर रख दी है। देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इन 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने 28 जुलाई को ढेर किया था। ऑपरेशन महादेव के दौरान इन 3 आतंकियों को जहन्नुम भेजा गया। इन 3 आतंकियों ने ही पहलगाम हमले को अंजाम दिया था। इस नरसंहार में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। धर्म पूछकर निर्दोष लोगों को चुन चुनकर गोली मारी गई। इस बीच एक बड़ा राज बेपर्दा हुआ है। दरअसल ऑपरेशन महादेव के दौरान मारे गए 3 आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक थे। इतना ही नहीं, ये आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के सदस्य भी थे। सुरक्षा बलों ने अब कई साक्ष्य जुटाए हैं जो सिद्ध करते हैं कि मारे गए आतंकी पाकिस्तान के रहने वाले थे। सूत्रों ने बताया कि बरामद हुए चॉकलेट रैपर, पाकिस्तानी आईडी कार्ड, सैटेलाइट फोन लॉग और अन्य सबूत इन आतंकियों के पाकिस्तान से जुड़े होने की पुष्टि करते हैं। ये आतंकी लश्कर के टॉप रैंक कमांडर थे। और पीओके के पत्रकार का बड़ा दावा। पीओके में फिर ट्रेनिंग कैंप शुरू हो गए आतंकियों के। जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप की खबर सामने आ रही है। अल-कायदा ने भी ट्रेनिंग कैंप शुरू किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू किए ट्रेनिंग कैंप। तो तमाम जो आतंकी संगठन है, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, जैश ए मोहम्मद हो या फिर लश्कर ए तैयबा, एक बार फिर इन आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग कैंप शुरू किए जाने की खबर सामने आ रही है। और पीओके के पत्रकार का बहुत बड़ा दावा भी आया। पीओके में जेक्यूएम कमांडर रिजवान की पिटाई। लोगों के विरोध के बाद जनाजे में जाने पर गुस्सा था। आतंकी रिजवान ने बंदूक दिखाई, लोगों ने पीट दिया। आतंकी भर्तियों के खिलाफ पंचायत बुलाने की तैयारी भी अब चल रही है।
कुइयां खाईगला के अंदर जो वाकया पेश आया है, जिसमें जमातुल दावा के कमांडर साहब की छितरोल की गई, रिजवान अनीस साहब और उनके साथियों की तारीखी छितरोल वहां पे हुई, और घर वालों ने और पड़ोसियों ने और गिरदोनवा के जो लोगों ने उनकी तारीखी छितरोल की और उनको नान तान की लात और घुसे पड़े उनको, और वो वहां से भागे। और वहां से भागने के बाद उन छोटू के जो दोस्त थे, जो हमारा अजीज शहीद हुआ है वहां पे, हमें उसकी शहादत पे कोई किसी किस्म की शक व शुबात नहीं है, उसकी नीयत पे शक व शुबात नहीं है, लेकिन उन हाथों पर उन एक्सेस फ्राहम करने वाले चेहरों को हम बहुत बखूबी जानते हैं कि वो कौन लोग के किस तरह से हमारे बच्चों को मतलब कि वो वर्गलाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, और एक सुपर पावर के सामने, जिनके पास दुनिया की जदीद तरीन गनें मौजूद हैं, जिनके पास बहुत वफर मिकदार में असला मौजूद है, और उनको 2, 4 और 5 बुलेट दे के, गन दे के उनको मौत के मुंह में धकेला जाता है। और जम्मू कश्मीर में कुलगाम में पिछले 4 दिन से ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। आशंका है कि इस इलाके में अभी भी 2 आतंकी छुपे हो सकते हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। सेना का हेलीकॉप्टर लगातार सर्च अभियान में जुटा हुआ है। हम अभी कुलगाम के उसी देवसर अखाल इलाके में हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गांव जो है बिल्कुल वही अखाल गांव है जहाँ पे बीते 4 दिन से मुठभेड़ जो है वो चल रही है। बता दें आपको कि ये इस वर्ष का सबसे ज़्यादा लंबा समय तक चलने वाली मुठभेड़ है। और जैसा कि अगर हम बीते मुठभेड़ की बात करें तो वो ककरनाग गडोल एनकाउंटर था जो कि कई दिनों तक चला था। आज जो है अखाल ऑपरेशन का 4था दिन है। बता दें आपको कि इसमें पैरा जो है एसओजी है प्लस आर्मी, और जो विशेषकर अगर हम कहें तो हेलीकॉप्टर के ज़रिए से भी जो इंडियन एयरफोर्स है वो बाज़ाब्ता तौर पर इस पूरे इलाके पे नज़र रख रही है। और हालांकि अभी भी जो है गन फाइट चल रही है, बीच बीच में रुक रुक के जो है गोलियों की आवाज़ यहाँ पे सुनाई दे रही है। हालांकि हम काफ़ी दूर है मुठभेड़ स्थल से, लेकिन बता दें आपको कि अभी तक जो स्पष्ट हुआ है कि 3 छुपे हुए आतंकियों को कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों ने इसमें अभी तक मार गिराने में सफलता हासिल की है, जबकि 2 से 3 अभी भी जो है वो छुपे हुए बताए जा रहे हैं। और देखिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव से जुड़ी हुई तेजस्वी वोटर कार्ड मामले में ये नई खबर आ रही है। तेजस्वी के एपिक नंबर वाले मामले पर इलेक्शन कमीशन का एक और बयान आया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कानून के मुताबिक कदम उठाया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है तेजस्वी को एपिक कार्ड मुहैया कराने की जांच होगी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये एपिक नंबर अस्तित्व में नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से तेजस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दिखाया था और जिस एपिक नंबर वाले वोटर आईडी कार्ड को सामने रखा था और उसको डालने के बाद बताया था कि कोई भी रिकॉर्ड्स उनका नहीं मिल रहा है, जो मसौदा सूची जारी की गई है। इसके बाद तेजस्वी यादव की तरफ से आरोप लगाया गया था कि देखिए बीएलओ भी उनके घर आए, लेकिन इसके बावजूद उनका जो नाम है वो कट गया है। लेकिन इसके कुछ ही देर के बाद चुनाव आयोग की तरफ से ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बताया गया कि कैसे 416 नंबर पर उनका नाम अंकित है। और पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरी जानकारी के साथ। पीयूष, कैसी अब जो कार्रवाई है उसकी तैयारी में चुनाव आयोग है, क्योंकि कहा गया है कि अब कानूनी कदम उठाया जाएगा? बिल्कुल करुणा, देखिए ये मामला बहुत गंभीर है। गंभीर इसलिए है क्योंकि एक राजनीतिक दल के नेता वो सार्वजनिक तौर पर चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं और उसके बाद चुनाव आयोग ये स्पष्ट करता है कि ये जो एसआईआर प्रक्रिया हुई उसमें उनका एपिक नंबर ये है और ये उनका विस्तार है। और उसके बाद ये सामने निकल कर के आता है कि एक और उनके पास मतदाता पहचान पत्र है जिसमें एक और एपिक नंबर है। और उसके बाद चुनाव आयोग प्रारंभिक जांच करता है। प्रारंभिक जांच में ये पाया जाता है प्रथम दृष्टया कि ऐसा कोई एपिक नंबर कभी चुनाव आयोग की तरफ से जनरेट ही नहीं किया गया। उनकी जो मतदाता सूची पुरानी भी है उसमें भी ऐसा कोई एपिक नंबर नहीं था। और उसके बाद चुनाव आयोग ये निर्णय लेता है कि तेजस्वी यादव से ही उनका जो पुराना 2014 में तैयार किया गया था मतदाता पहचान पत्र वो मांगा जाए कि आखिर वो आया कहाँ से, क्योंकि चुनाव आयोग को आशंका है कि वो फर्जी है। और उस दस्तावेज के आधार पर चुनाव आयोग को बदनाम करने का प्रयास किया गया और ये प्रयास को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग पूरी तफ्तीश कर रहा है। गहन जांच के बाद चुनाव आयोग कानून के तहत
इस मामले में आगे कदम बढ़ाएगा। चुनाव आयोग का ये कहना है कि कानूनन संवैधानिक प्राधिकार को बदनाम करना एक अपराध है और ऐसे में वो कानून के तहत कदम उठाएगा। अन्य जो दस्तावेज अगर किसी के पास कोई फर्जी ऐसा है, एपिक कार्ड या नंबर या मतदाता पहचान पत्र, तो उसके लिए कोई भी शिकायत कर सकता है। बिल्कुल। और पीयूष, हमने देखा था कि पहले चुनाव आयोग की तरफ से पूरी डिटेल मांगी गई थी उस एपिक नंबर की, जो नंबर दिखाया गया था, और सवाल भी पूछा गया था कि ये दूसरा जो एपिक नंबर है वो कहां से आ गया उनके पास। और अब कहा जा रहा है कि आगे कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मामले में, कानूनी कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और बिहार के गोपालगंज में एक कार्यक्रम में पहुंचे तेजस्वी यादव ने सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास सिर्फ मैं करूंगा। तेजस्वी ने कहा, आज नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले बेरोजगारी को दूर किया जाएगा। हमें तो घर के ना बेटा रानी, आप ही लोगों के भाई हैं, जिनवा वही है। अपने घर के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? बिहारी देश को बनाना है, बिहार को भी आगे बढ़ाने का काम करेगा। इसमें नए सोच के साथ हम लोग आए हैं। लाखों करोड़ों में नौकरियां मिलेगी। तेजस्वी ने जो कहा वो किया। आज वही नौकरी का क्रेडिट सब लोग लेने का काम कर रहा है कि हम नौकरी दिए, हम नौकरी दिए। आजकल के बच्चा लोग को कोई कितना पढ़ लिया है, ये सरकार काम नहीं देती है, नौकरी नहीं देती है। लेकिन तेजस्वी आएगा तो हम सबसे पहले बेरोजगारी को दूर करने का काम करेंगे। 11 साल हो गया, चीनी का मिल प्रधानमंत्री ना चालू कराइले, लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने था तो रीगा का चीनी मिल 17 महीने में तेजस्वी चालू करके। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड के सनातनी आतंकवाद वाले बयान पर महाराष्ट्र में सियासी उबाल मचा हुआ है। नितेश राणे ने कहा कि जितेंद्र आव्हाड सनातन धर्म को बदनाम कर जिहादी मानसिकता वाले मतदाताओं को खुश करने का काम कर रहे हैं। मतदार संघ से ये जितुद्दीन चुन के आते हैं, वहाँ वो जिहादियों का हेडक्वार्टर है, जिहादियों का अड्डा है। अभी उनको खुश करने के लिए इनको सनातन धर्म को गाली देनी भी पड़ती है, सनातन धर्म को नाम रखना ही पड़ता है। कभी भी किसी भी मुसलमान को आपने अपने ही धर्म के लोगों को गाली देते हुए देखा है क्या? अपने धर्म के बारे में गंदी बातें बोलते हुए देखा है क्या? फिर जिस धर्म से ये जितुद्दीन आते हैं, जो हिंदू है, उस धर्म के बारे में बोलने की हिम्मत ये क्यों करते हैं? कभी कोई मुसलमान बोलेगा नहीं, कभी कोई क्रिश्चियन बोलेगा नहीं। ये हमारे हिंदू धर्म में जन्म लेते हैं और हिंदू धर्म को ही नाम रखते हैं। और उनका जो ये सनातन धर्म के बारे में जो मत है, उसको शरद पवार साहब और सुप्रिया सुले समर्थन करते हैं क्या? जितेंद्र आव्हाड ने कल सनातन पर विवादित बयान दिया था। आव्हाड ने विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं का हवाला देते हुए सनातनी को आतंकवादी बताया था। और आगे बढ़ते हुए मुंबई से इस वक्त की एक बड़ी खबर। एमएनएस के नेताओं को राज ठाकरे के निर्देश। राज ठाकरे ने निर्देश दिए हैं कि बिना किसी वजह किसी से मारपीट नहीं की जानी चाहिए। राज ठाकरे ने कहा, जो मराठी सीखने को तैयार हैं उन्हें सिखाएं, नेता आपस में कोई विवाद ना रखें, चुनाव की तैयारियां शुरू करें। राज ठाकरे ने कहा कि चुनाव पर फोकस करें, बल्कि जो सीखना चाहते हैं उन्हें सिखाएं, नेता आपस में कोई विवाद में ना उलझें। ये भी साथ में कहा है कि जो मराठी सीखना चाहते हैं उन्हें सिखाएं और बिना किसी वजह मारपीट में ना आए। शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, इससे पहले भी हमने देखा था किस तरीके से एक नाइट क्लब में मारपीट की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है और तमाम ऐसे मामले सामने आए थे। अब राज ठाकरे का बयान आ चुका है, तो उम्मीद की जाए कि ऐसे मामले थम जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, जब राज ठाकरे इस तरह से बयान देते हैं, उसके अपोजिट हमें देखने को मिलता है। मंच के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं, मारपीट करते हैं और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं। आप देखिए, आज राज ठाकरे ने मुंबई के रंगशाला में तमाम पदाधिकारियों की बीएमसी चुनाव के मद्देनजर एक बैठक बुलाई थी, जहां पर साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई मराठी सीखता है तो उसे सिखाइए, प्यार से समझाइए। अगर सिखाता है तो, या अगर वो कहता है मैं नहीं सीखूंगा, तो इसी तरीके से आप उसे मारिए, लेकिन वीडियो मत बनाइए। देखिए, वीडियो बनाने के बाद दूसरी मर्तबा यहाँ पर राज ठाकरे कहते हुए दिखाई दे। इस
इससे पहले 5 जुलाई को भी राज ठाकरे ने जब उद्धव ठाकरे के साथ आए थे तब भी आह्वान किए थे, लेकिन उसके बाद से ये घटनाएं और बढ़ जाती हैं। मराठी सिखाने को लेकर मनसे के कार्यकर्ता नेता आक्रामक हो जाते हैं और पहले मारते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो शुभम, क्या राज ठाकरे ने ये कहा है कि अगर कोई मराठी ना बोले तो उसे मारिए लेकिन वीडियो ना बनाइए? देखिए, बिल्कुल राज ठाकरे ने ये कहा कि अगर कोई मराठी प्यार से सीखना चाहता है तो उसे सिखाइए, लेकिन अगर वो अकड़ दिखाता है तो उसे इसी स्टाइल में जवाब दीजिए, लेकिन वीडियो मत बनाइए। ये साफ तौर पर स्पष्ट कहा गया और खुले मंच पर कहा गया। और राज ठाकरे ने ये दूसरी मर्तबा 1 महीने के भीतर जो है कही, आज से 1 महीने पहले भी राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के सामने भी ये कहा था और आज एक बार फिर अपने पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं, यही कह रहे हैं अगर कोई अकड़ दिखाता है तो उसे इसी तरीके से जवाब दीजिए, लेकिन वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल मत कीजिए। लेकिन मनसे के जो कार्यकर्ता है वो इसका उल्टा करते हैं, वो मारते हैं, वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल कर देते हैं ताकि लोगों के मन में यहाँ पर मारपीट रोकने को नहीं कहा गया है, ये कहा गया है कि आप वीडियो मत बनाइए, बल्कि अपना स्टाइल जिस तरीके से आप समझा रहे हैं वो वही बरकरार रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभम, तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात दिल्ली की करें। दिल्ली में अपराधियों ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था को चुनौती दी है। बंदूक के बल पर एक ज्वेलरी की दुकान से 1 करोड़ की लूट को अंजाम दिया गया। पूरी वारदात का वीडियो सामने आया। दिल्ली के दयालपुर की इस ज्वेलरी शॉप में फिल्मी स्टाइल में लुटेरों ने बड़ी लूट को अंजाम दिया। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। देखिए कैसे दिन दहाड़े स्कूटी में लुटेरे जूबी ज्वेलर्स में घुसे और रिवॉल्वर के बल पर दुकानदार और यहां पर बैठे ग्राहकों को बंधक बनाया और बड़े आराम से एक एक करके महंगी ज्वेलरी को बैग में भरते रहे। शॉप में 3 लुटेरों में से 2 हेलमेट पहने हुए थे, जबकि तीसरा लुटेरा मंकी कैप लगाए हुए था। लुटेरों का एक साथी शॉप के बाहर था, जिन्होंने थोड़ी देर में शटर भी बाहर से बंद कर दी। नीचे बिठा के बांध दिया तो मैं गेट लगा दिया है, अंदर है, एक बाहर खड़ा होकर देखा। अब वो शटर गिरा देगा अभी 1 सेकंड में ही बस। लोगों उनसे भी चीना चपटी करी है, उनको गाली बकने और अभी खूब चीना चपटी कर रहे हैं। स्कूल बैग लेकर आए। दोपहर करीब 3:30 बजे इतनी बड़ी लूट के बाद व्यापारी अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस की कई एंगल से तफ्तीश जारी है, लेकिन अभी तक लुटेरे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और दिल्ली में हुई इस बड़ी लूट की वारदात को राष्ट्रीय राजधानी की कानून व्यवस्था पर लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। और दिल्ली में कांग्रेस की महिला सांसद के साथ सरेआम लूट हो गई। कांग्रेस सांसद आर सुधा के साथ मॉर्निंग वॉक के दौरान चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। दिल्ली के पौष इलाके चाणक्यपुरी में यह वारदात हुई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच जारी। We are daily going on walking. We proceed near the Czech Republic embassy and Poland embassy. Opposite side, one person came with a scooter with a helmet. We are going very close to platform only, not mid of the road also. He came opposite side. I thought we'll be in the space. Then while I moved, he came and snatched my chain. And he tore my clothes. I was at very shocked. Then I started shouting. I saw on the way the patrol vehicle. 2 police was there. Myself and Rajya Sabha MP informed the police, saying that this incident happened. He is taking simply my name and phone number, not even respond anything. He is calling me to come to the police station, Chanakapuri police station, give the complaint. He should have take call immediately and take patrol and to find out the person and give some assistance to me. The thing is, women MP, there is safety in this country. Just to think about common women. Even I am not come out from the shock. I am a practicing lawyer. I am practicing criminal side. First time I am facing this much of a crime that to a parliament is happening. Double engine is failure. Stay forward in the women. Very, very much shocked. That is a highly secured area. That's why I thought go on walking. आगे बढ़ते हैं। बांग्ला और बांग्लादेश शब्द पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। ममता बनर्जी ने दिल्ली पुलिस के एक चिट्ठी पर सवाल उठाया। ममता ने इसे बंगाली भाषी लोगों का अपमान बताया है। आखिर दिल्ली पुलिस की चिट्ठी में क्या है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली एनसीआर में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को लेकर बवाल मचा हुआ है। बांग्ला और बांग्लादेशी शब्दों को लेकर विवाद बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर की एक चिट्ठी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के सीनियर नेता नाराज हो गए। मामला यहां तक पहुंच गया है कि ममता बनर्जी इसे बांग्ला भाषा का अपमान तक बता रही हैं। अभिषेक बनर्जी और महुआ ने तो इस पर मोर्चा खोल दिया है, लेकिन बीजेपी इसे खारिज कर रही है।
आइए समझते हैं कि दिल्ली पुलिस की उस चिट्ठी में क्या है जिस पर सियासी जंग छिड़ गई। दरअसल दक्षिणी दिल्ली के लोधी कॉलोनी थाना पुलिस ने इसी साल 11 मार्च को फर्जी आधार कार्ड के साथ अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया था। इस मामले की जांच के दौरान पुलिस ने पिछले दिनों बंग भवन को पत्र लिखकर उनसे एक दुभाषिया की मांग की गई थी, जो कि बांग्लादेशियों घुसपैठियों से बरामद दस्तावेज को हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सके। पत्र में पुलिस ने बांग्ला की बजाय बांग्लादेशी भाषा लिखा है। इसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हरियाणा के गुरुग्राम से सैकड़ों बंगालियों का पलायन हो रहा है। बंगाली बस्ती के घरों में ताले लगे हुए हैं। खौफ में बंगाली वापस जा रहे हैं और वेरिफिकेशन ड्राइव से बंगाल के लोगों में इस कदर दहशत है, खौफ है कि वो बंगाल पलायन करने को मजबूर हैं। घरों में ताले लगे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां गेट पर ताले लगे हुए दिख रहे हैं। और चलिए अब आपको पश्चिम बंगाल के माइनल को सुनाते हैं, जो कि गुरुग्राम में रहते हैं। माइनल ये बता रहे हैं कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से आते हैं और बिना कुछ पूछे उठाकर ले जाते हैं। अब डर से सभी गांव जा रहे हैं वापस। सुनिए आप। तो ये जो बता रहे हैं कि लोग आ रहे हैं उठा के ले जा रहे हैं, कुछ लोगों को जानते हैं ऐसे इसका? जी, उठा के ले जाता है वो, बिना नंबर का गाड़ी आता है और जिसी को पकड़ आता है सबको उठा के ले जाता है और कहीं भी छुपा कर रखता है। वो थाने पे ले जाता नहीं, कहीं पे ले जाता है, लेके वहां पे रखता है। और गुरुग्राम में रहने वाली पश्चिम बंगाल की रिहाना भी बता रही हैं कि बंगाल के लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है और खौफ में लोग अपने घर बंद कर गांव की तरफ रवाना हो रहे हैं। अभी क्या दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत तो आ रहा है, पकड़ने के लिए आ रहा है, इसलिए डर लग रहा है। आंखों के सामने देखा ही नहीं, लेकिन सुन रहे आ रहा है, मारपीट कर रहा है, इसलिए हमें भी जाना है, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है, सैलरी नहीं मिला। अच्छा, आप भी जाना चाह रहे हैं? हाँ। कहाँ काम करते हैं आप? मैं स्कूल में करती हूँ। अच्छा, तो आप इसलिए नहीं जा पा रहे, जाना चाहते हैं कि आपके पास पैसा नहीं है अभी? हाँ। तो ये मतलब ऐसा कि रूमर है, कोई मतलब अफवाह है, या सही में लोगों को लेके जा रहे हैं सब कुछ? नहीं, सही में लेके जा रहा है। इस बीच नोएडा में भी खौफ में बंगाली समुदाय के लोग हैं। वेरिफिकेशन ड्राइव के खौफ से पलायन भी हो रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं जा रहे हैं बंगाली मजदूर, ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। और अब आपको नोएडा में रह रहे पश्चिम बंगाल के मोइनुल हसन को दिखाते हैं, जो वेरिफिकेशन ड्राइव से काफी खौफ में हैं। मोइनुल गांव जाने के लिए ट्रेन की टिकट भी ले चुके हैं। कहाँ जा रहे हो? मैं अभी बंगाल जा रहा हूँ। कब टिकट कराया? टिकट मैं कल किया। क्या कारण है? वो कारण ये इधर जो डर फैला रहा है, घर वाला बहुत आतंक है, इसीलिए घर में बोल रहा है गांव आ जाओ। इसीलिए मतलब आने में 10 दिन हुआ, काम भी नहीं किया। तो ये माहौल इतना गर्म है, मतलब जाते पकड़ लेता है, बंगाली बोलने में पकड़ लेता है। वो टिकट का तो अभी मैं टिकट बना हूँ, कल मैं जाऊँगा घर। नहीं, कल नहीं, आज देखो टिकट 4:45 में टिकट है। बहुत डरा हुआ हूँ, इसीलिए गाँव जा रहा है। इधर नोएडा में रहने वाले बंगाल के संजय बताते हैं कि अब बांग्ला बोलने में डर लगता है। हम भारतीय बांग्लादेशी कैसे हो सकते हैं? क्या डर सता रहा है आपको? सर यही है कि जो सुनने में आता है, लोग बाग जो अफवाह फैला रखा है अभी इस टाइम पे कि जो बंगला बोलेगा वो बांग्लादेशी है, यानी बंगाली बोलते बांग्लादेशी हो गया वो। अब बांग्लादेश के जो लैंग्वेज जो बंगाली है और यहाँ का भी वेस्ट बंगाल का बंगाली है, तो बांग्लादेश तो नहीं हुआ भाई। हम इंडिया के रहने वाले हैं, हमारे पास सब डॉक्यूमेंट है, आधार, पैन, वोटर ID, यहाँ तक कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस कुछ यहाँ पे, ठीक है। फिर भी क्या कहते हैं इन लोग, डॉक्यूमेंट रात को आएगा, खटखटाएगा, भैया मैं पुलिस वाला हूँ। अच्छा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, सिविल ड्रेस में रहता है, मैं पुलिस वाला हूँ, भैया चलो उठा के ले गए। 2-3 दिन रखा है, उसके बाद जो है पैसे वैसे उछाले ले लिए, फिर जो छोड़ दिए। और अब आपको नोएडा में रहने वाले पश्चिम बंगाल के एक निवासी की आप बीती सुनाने जा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि गुरुग्राम में पुलिस ने उनके भाई भाभी को भी परेशान किया। तो उसको जो 2 भाई था, 2 भाई में एक भाई घर गया था, छोटा भाई वहीं रहता था। अचानक रात को 2 बजे आया था, आके बोला था बाहर आ जाओ, बाहर आ गया। जब बाहर आया था बोला चलो थाना चलो, तब बोला सर क्यों? कहे आप बांग्लादेशी है? कहे सर हमारा बांग्लादेशी नहीं है, हम इंडियन है, आधार कार्ड, वोट कार्ड सब कुछ दिखाया, वो कार्ड नहीं देखते हैं लोग। ऐसे उठा के लेके गया, बहुत मारा। यह हो गया था बादशाहपुर पे, गुड़गांव बादशाहपुर पे।
और दिल्ली से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। भारतीय सेना पर कथित बयान के मामले में राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से ये कहा है कि सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो ऐसी टिप्पणी न करें। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपको कैसे पता कि चीन ने जमीन हड़पी है, क्या आपके पास कोई दस्तावेज हैं? ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक लगाकर राहुल गांधी को राहत दी है, लेकिन ये बड़ी टिप्पणी भी की है। और कर्नाटक के बेलगावी में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मुस्लिम प्रिंसिपल को हटाने के लिए साजिश का दावा किया गया है। क्या है पूरा मामला, देखिए। कर्नाटक के बेलगावी में खौफनाक घटना सामने आई है। सरकारी स्कूल के मुस्लिम प्रिंसिपल को हटाने के लिए शरारती तत्वों ने पानी की टैंक में जहर मिला दिया। सरकारी स्कूल के पानी में जहर मिलने से हड़कंप मच गया। जहरीला पानी पीकर 12 बच्चे बीमार हो गए। 14 जुलाई को हुई इस घटना में पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस साजिश में हिंदू संगठन का एक स्थानीय नेता भी शामिल है। सरकारी स्कूल में मुस्लिम प्रिंसिपल होने की वजह से पानी में जहर मिलाया गया। इस थ्योरी की सारी कड़ियां जान लीजिए। पिछले 13 साल से सुलेमान इस सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे। इस मामले के अभियुक्त सुलेमान से नफरत करते थे। उन्हें स्कूल से हटाने के लिए इन लोगों ने खौफनाक साजिश रची थी। इन अभियुक्तों ने स्कूल की टंकी के पानी में जहर मिला दिया। दावा किया गया है कि स्कूल के बच्चे को ब्लैकमेल कर उससे पानी की टंकी में जहर मिलवाया गया। जहरीला पानी पीने से 12 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। साजिश और लापरवाही के आरोप में प्रिंसिपल को स्कूल से निकाल दिया गया। अब पुलिस की जांच में पूरा सच शीशे की तरह साफ हो गया है। हिंदू संगठन से जुड़े 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर आपको बताएं। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल पहुंचे हैं प्रधानमंत्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। शिबू सोरेन का आज ही निधन हुआ है और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर इस वक्त दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन अब नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने सोमवार को अंतिम सांस ली। शिबू सोरेन पिछले 19 जून से तबीयत बिगड़ने के बाद दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, आज मैं शून्य हो गया हूं। शिबू सोरेन के निधन पर सियासी गलियारों में शोक की लहर है। पीएम मोदी ने दुख जताते हुए कहा कि शिबू सोरेन जी एक जमीनी नेता थे, जिन्होंने जनता के प्रति अटूट समर्पण के साथ सार्वजनिक जीवन में ऊंचाइयों को छुआ। झारखंड के बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने दुख जताते हुए कहा कि शिबू सोरेन एक राजनेता के साथ साथ समाज सुधारक थे। आज हम सब लोगों के बीच नहीं रहे तो मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में उनको जगह दे। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को हुआ था। सोरेन को गुरुजी के नाम से जाने जाते थे। झारखंड के दुमका लोकसभा सीट से 8 बार सांसद निर्वाचित हुए। वो राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री जबकि 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। और अब जापान से एक खबर है। जापान में शिव भक्तों ने इस बार भी कांवड़ यात्रा के जरिए शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। लगातार 4थी बार टोक्यो में कांवड़ यात्रा निकाली गई। देखिए जापान में हर हर महादेव की गूंज। बोल बम के जयकारे, कांवरियों की लंबी लाइन, भोले के भक्तों में जबरदस्त उत्साह, मंदिर में घंटियों की गूंज, शिव मंदिर में शिवलिंग का भक्ति भाव से जलाभिषेक। तस्वीरें जापान की राजधानी टोक्यो की हैं। आस्था और श्रद्धा के ऐतिहासिक क्षण बेहद गौरवशाली है। जापान में 4थी कांवड़ यात्रा की एक एक तस्वीर भक्ति, आस्था और उत्साह से सराबोर है। दरअसल जापान की धरती पर भारतीय संस्कृति का परचम लगातार लहरा रहा है। प्रवासी भारतीयों के बीच अपनी जड़ों से जुड़े रहने और परंपराओं को सजीव बनाए रखने का ये प्रयास साल दर साल चला आ रहा है। इस कांवड़ यात्रा को बिहार झारखंड के प्रवासी पिछले 4 साल से न सिर्फ सहेज रहे हैं बल्कि इसे और भव्य रूप प्रदान कर रहे हैं। इस साल की 4थी कांवड़ यात्रा जापान के फुनाबोरी से शुरू हुई थी। कांवरियों ने गंगा जल से भरी कांवड़ को कंधों पर उठाकर हर हर महादेव के जय घोष के साथ पैदल यात्रा शुरू की। इबाराकी प्रांत के श्री राम मंदिर बांधो पहुंचे और शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। और अब आपको दिखाते हैं उत्तराखंड के देहरादून की तस्वीरें, जहां एक शख्स
टोन्स नदी के तेज बहाव में फंस गया। इसके बाद एसडीआरएफ ने इस युवक की जान बचाई। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया जब ये युवक फंस गया। इसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। एसडीआरएफ ने स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स ने इस युवक की जान बचाई। और अब आपको तस्वीरें उत्तराखंड के हरिद्वार की दिखाते हैं, जहां तेज बारिश के बाद जलभराव हो गया। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है, सड़कें नजर ही नहीं आ रही हैं। हरिद्वार की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आसमानी आफत का कहर इस कदर कि लोग परेशान हो रहे हैं और आवाजाही प्रभावित है।